मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान दिल्ली से अहमदनगर का सफ़र कर चुका हूँ और अहमदनगर की टैंक रेजिमेंट्स में एक क्लर्क और एक फुल कर्नल से अपने ताल्लुकात उस्तवार कर चुका हूँ। मुकम्मल कहानी जानने के लिए इसी वीडियो की गुज़श्ता किस्तों को मुलाहिज़ा फरमाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख बटन पर क्लिक कीजिए या बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताख़ीर के मुसलसल मिलती रहें। साथ ही साथ आपके कमेंट से हमें मालूम हो रहा है कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। ADOS के दफ्तर का क्लर्क, जिसका नाम श्याम था, जब उसने मुझे बेपनाह पैसे लुटाते हुए देखा तो उसने मुझे एक मोटा शिकार समझ लिया और वो जल्द से जल्द अपनी मौजूदगी में मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर के क्लर्कों से मिलवाना चाहता था ताकि मेरी कोई डील उसकी गैर मौजूदगी में ना हो। उस दिन 8 बजे वो 2 फौजियों को अपने हमरा लाया और मुझे बताया कि वो कैंप कमांडेंट के दफ्तर में काम करते हैं। वो शाम हमने कुछ गपशप और काम की बातों में गुजारी। मुझे यूं ही कुछ शक सा पड़ गया कि शाम इतनी जल्दी सब लोगों से क्यों मिलवा रहा है। अगरचे इन दोनों फौजियों को मैं दोपहर को कैंप कमांडेंट के दफ्तर में देख चुका था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने काम की बात को उस शाम ज्यादा आगे न बढ़ाया और कहा कि कल मैं शाम के दफ्तर में आऊंगा और उसके हमरा कैंप कमांडेंट के दफ्तर में उनसे भी मिलूंगा। जब वो मैं नोशी कर रहे थे तो मैं उनके चेहरे और उनके दिली जज्बात का अंदाजा लगा रहा था। शराब के नशे में इंसान अंदर की बात भी जबान पर ले आता है और उसका चेहरा उसके दिली जज्बात की अक्कासी करता है। मैंने महसूस किया कि श्याम और एक फौजी तो शराब पीकर खूब हंस रहे थे, जबकि दूसरा फौजी बार बार गहरी सोच में गर्क हो जाता था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, क्या बात है यार, बीवी याद आ रही है जो यूं खामोश बैठे हो? वो खिसियानी सी हंसी के बाद फिर चुप हो गया। मैंने 2-3 बार उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल की बात जबान पर न लाया और ना ही उसकी खामोशी और सोच में डूबने में कोई फर्क आया। शराब खाने में कोई बाथरूम नहीं था। मैंने छोटी उंगली का इशारा करके अपनी हाजत का इजहार किया। श्याम ने कहा कि बाहर सड़क की दूसरी जानिब। मैंने उस सोच में डूबे फौजी का हाथ थामा और कहा कि मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ बाहर आ गया। सड़क की दूसरी जानिब फारिग होकर मैंने उससे कहा, ऐसे माहौल में जहां इंसान सब गमों से आजाद हो जाता है, तुम क्यों इतने गमगीन बैठे हो? परेशानियां मुझे भी ढेर सारी हैं, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकल आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ और अगर चल सकते हो तो यहाँ से वापसी पर मेरे हमरा मेरे होटल में चलो। वहाँ सुकून से हम सारी बातें करेंगे। वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, साहब आप पहली बार मुझे मिले हैं और मेरी परेशानी को भांप गए हैं और यहाँ मेरे साथी जो सारा वक्त मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि क्या बात है। आप में मुझे एक हमदर्द इंसान का दिल दिखाई देता है। मैं वापसी पर आपके हमरा होटल चलने को तैयार हूँ। शराब खाने से मैं आधे घंटे बाद उठाऊंगा और आपके होटल में सिविलियन लिबास में पहुंच जाऊंगा। आप भी मेरे आने के बाद जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और हम वापस आ गए। मैंने उसके गिलास में ज्यादा शराब उंडेली ताकि वो और ज्यादा नशे में हो जाए। कुछ देर बाद उसने सरदर्द की शिकायत की और सबसे माजरत करके बाहर चला गया। कुछ आध घंटे बाद मैं भी शराब खाने से निकल आया, रिक्शे में बैठा और होटल की तरफ चल पड़ा। वो क्लर्क, जिसका नाम अशोक सिन्हा था, होटल की लॉबी में मेरा मुंतजिर था। मैं उसे हमरा लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने से हमरा लाई हुई बोतल खोली और उसे एक ग्लास बना कर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान के काम ना आए तो क्या जानवर और परिंदों के काम आएंगे? मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी जरूरत से ज्यादा आमदनी है, बम्बई में रिहाइश है, कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, पंजाबी हूँ और जात पात पर यकीन नहीं रखता, इंसान दोस्त हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मैं रह नहीं सका, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब साफ साफ बताओ किस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? जो कुछ भी मेरे बस में हुआ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। शराब के नशे में अशोक जब्त के सब बंधन तोड़ बैठा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं अशोक के बहुत करीब बैठ गया और कहा, मर्द रोया नहीं करते। तुम मर्द हो और फौजी भी हो, तुम्हें तो हरगिज नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपनी परेशानी को दूर करने की तदबीर करनी चाहिए और फिर मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसे तसल्ली दी तो वो बोला, साहब मेरे पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं और सिर्फ इस वजह से किसी की शादी नहीं हुई कि मेरी आमदनी इस काबिल नहीं कि मैं किसी का भी जहेज दे सकूं। सबसे बड़ी बहन की एक जगह सगाई हुई, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन महज जहेज न होने की वजह से फेरे नहीं हो पाए। अब लड़के वालों ने सगाई तोड़ने की धमकी दी है। माता जी इस गम में घुल घुल कर बीमार हो चुकी है।
میں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لیا لیکن کہیں سے رقم کا انتظام نہیں ہوا۔ میں ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہوں لیکن اپنی بہن کی سگائی ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اشوک سے پوچھا اسے کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ بڑی بہن کی شادی کے لیے اگر اسے 25,000 روپے مل جائیں تو وہ بآسانی اس فرض سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اسے 25,000 مل بھی جائیں تو وہ صرف ایک بہن کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، دوسری 2 بہنوں کی ذمہ داری تو پھر بھی اس پر باقی رہے گی۔ میں نے اسے کہا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مجھے بھی ایک مخلص دوست کی تلاش ہے اور شاید تم ہی ایسا دوست ثابت ہوگے۔ بہرحال فکر نہ کرو، میں تمہاری اس مجبوری میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ بمبئی میں ہم نے ایک کلب بنایا ہوا ہے جس کے ممبر صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہی بن سکتے ہیں۔ اس کلب میں ہم ہر طبقے کے لوگوں کو ممبر بناتے ہیں، ان کے لیے نہ صرف موزوں رشتے تلاش کرتے ہیں بلکہ شادی کے وقت بھرپور مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ میں تمہاری بڑی بہن کی شادی کے لیے اپنی طرف سے اور کلب کی طرف سے پورے 25,000 کا بندوبست کروں گا، بلکہ تمہاری دوسری 2 بہنوں کے لیے بھی کلب کی مدد سے موزوں رشتوں کی تلاش کروں گا۔ میں نے اسے خاصی تسلی دی اور پھر اچانک جیسے مجھے کچھ یاد آ گیا ہو میں نے اسے کہا کہ بہت سارے فوجی بھی ہمارے کلب کے ممبر ہیں اور ان ممبروں میں جہاں تک مجھے یاد ہے ٹینک ریجمنٹ کے کچھ جوان اور افسران بھی شامل تھے۔ پھر یادداشت پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا کہ جب تک مجھے یاد ہے ٹینک کی ہی کسی ریجمنٹ کا ایک جوان جو ہمارا ممبر تھا وہ یہاں ٹریننگ کے لیے آیا تھا اور وہ غالباً پنجاب کے علاقے کا تھا اور ہمارے کلب کی دلی کی شاخ سے ممبر بنا تھا۔ اس کی بہن کی شادی بھی ہمارے کلب کی مالی مدد سے ہی ہوئی تھی۔ کلب کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس نے کلب سے حاصل شدہ رقم نہایت معمولی اقساط پر واپس کرنی تھی۔ 2-3 اقساط کی ادائیگی کے بعد اس نے پھر رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اس کا نام اور ریجمنٹ ذہن سے نکل گئی ہے لیکن اس کا نام سامنے آتے ہی میں فوراً پہچان لوں گا اور اس سے رابطہ کر کے اس سے بقایا اقساط کی ادائیگی کا تقاضا بھی کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر مالی مدد حاصل کرنے والے اگر اقساط کی ادائیگی بھی بند کر دیں گے تو اس نیک مقصد کے لیے قائم یہ کلب آخر کیسے چل سکے گا۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ اگر نام اور ریجمنٹ کی لسٹ سامنے ہو تو میں اسے یقیناً پہچان لوں گا۔ اشوک کو اپنی مشکل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور اس کے لیے اسے میری خوشنودی کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے تو خلاف ضابطہ اور قانون کے مطابق پکڑے جانے پر میرا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی مکمل کوشش کروں گا کہ وہ فائل جو کہ میرے دفتر کے ایک کلرک کے پاس ہے کسی طرح حاصل کر کے کل رات آپ کو ہوٹل میں لا دوں اور آپ اس سے اپنے مطلوبہ شخص کو تلاش کر لیجئے گا۔ اگلی صبح دفتر کے وقت سے پہلے میں وہ فائل آپ سے واپس لے جاؤں گا اور آپ مہربانی کر کے کسی سے بھی اس کا ذکر مت کیجیے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے 1,000 روپے کا نوٹ اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اس فائل کا حصول میرے لیے کسی طرح سے کسی بھی جیک پاٹ سے کم نہ تھا اور اشوک کو میں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اگلے روز میں ADOS سے ملا جس نے میرے چائے کے سیمپلز کو لنگر میں بھجوانے کا آرڈر دیا۔ میں نے کرنل گپتا کا شکریہ ادا کیا اور اسے اجازت لے کر اس کے دفتر کے کلرکوں کے پاس آ گیا۔ شام سے کچھ دیر گپ شپ کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کرنل گپتا نے میرے سیمپلز کو لنگر بھجوانے کا آرڈر دیا ہے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیے اسی سلسلے کی قسط نمبر 5۔ اس کے بعد میں شیام کے ہمراہ کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں چلا گیا۔ میں دراصل اشوک سے ملنا چاہتا تھا۔ اشوک نے مجھے دیکھا اور مجھے اس کے چہرے پر ایک اطمینان نظر آیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جتا دیا کہ کام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں کرنل ملہوترا اور کرنل گپتا سے مل کر اپنے ہوٹل کی طرف واپس آ گیا۔ شام 7 بجے کے قریب اشوک نے ریسیپشن سے مجھے فون کیا۔ میں نے اسے کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ سویلین لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا۔ میں نے گزشتہ رات کی بچی ہوئی شراب اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے پانی کے بغیر شراب کا آدھا گلاس چڑھا لیا۔ ہینڈ بیگ کھول کر اس نے 2 فائلیں نکال کر مجھے دی اور کہا کہ ایک فائل میں گزشتہ 8 ماہ میں آنے والی ریجمنٹس اور ٹریننگ کے بعد ان کے واپس جانے کی تفصیل موجود ہے اور دوسری فائل میں ہر ریجمنٹ کے ٹریننگ لینے والے جوانوں اور افسروں کے نام درج ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا کہ ان 2 فائلوں سے آپ جو معلومات بھی حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ معلومات، اس نے خاصا زور دے کر کہا۔ میں یہ فائلیں ایک کلرک کی الماری سے چرا کر لایا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں اور صبح 7 بجے سے پہلے یہاں آ کر یہ فائلیں آپ سے لے جاؤں گا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ فائلیں نکال کر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے اور اگر پکڑا گیا تو سخت سزا ہو سکتی ہے۔
मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये फाइलें तुम्हारी हिफाजत में तो थी नहीं, इनके मुताल्लिक अगर किसी को पता भी चलेगा तो मुतल्लिका क्लर्क ही फंसेगा और कल सुबह तो तुम वैसे भी इन्हें वापस ले जाओगे। मैंने उसे 2000 रुपए दिए और कहा कि जल्द से जल्द इसके लिए रुपए का इंतजाम करूंगा। अशोक ने बाकी शराब भी ग्लास में उंडेली और खटाखट पी गया। इतना पीने के बावजूद वो घबराया हुआ था। उसने हैंडबैग वहीं छोड़ा और सुबह 7 बजे का कहकर वापस चला गया। मैंने फाइलों का सरसरी जायजा लिया तो मालूम हुआ कि ये तो हमारे लिए बेशकीमत मालूमात समोए हुए थी। एक फाइल में 71 की जंग के बाद तरबियत के लिए आने वाले तमाम रेजिमेंटों के नंबर, अफसरान और जवानों की तादाद, किन टैंकों पर ट्रेनिंग दी गई और फिर कहां वापस चले गए, ये सब तफसीलात दर्ज थी। दूसरी फाइल खासी मोटी थी और उसमें हर रेजिमेंट के जवानों के नाम, रैंक, नंबर और मेडिकल सहूलतें जो दी गईं वो सब दर्ज थी। इसी तरह अफसरान की फहरिस्त और रैंक और दीगर तफसीलात भी उसमें मौजूद थी। फाइलें देखते ही मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी अहम है। मैंने फौरी फैसला किया कि बजाय इन फाइलों की तफसीलात नकल करने के क्यों ना मैं ये दोनों फाइलें एज इट इज ही पाकिस्तान भिजवा दूं। मुझे यकीन था कि मेरे सीनियर्स इस कामयाबी पर उछल पड़ेंगे जब उन्हें असल फाइलें ही मिल जाएंगी। मैंने फौरी तौर पर सामान पैक किया, होटल का बिल अदा किया और बसों के अड्डे की तरफ रवाना हो गया। अब मैं कुछ घबराया हुआ था, खुदा न खास्ता कामयाबी का ये खेल कहीं बिगड़ न जाए। ये तो मुझे मालूम था कि अशोक सुबह मुझे होटल में मौजूद ना पाकर मेरे मुताल्लिक खासा कुछ समझ जाएगा, लेकिन चूंकि वो खुद इसमें मुलव्विस था इसलिए किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएगा। एडीओएस और कैंप कमांडेंट मेरे मुताल्लिक किसी तरह के भी शक का शिकार ना होंगे। एहतियातन मैंने होटल से चलते हुए रिसेप्शनिस्ट को बता दिया कि एक इमरजेंसी की वजह से मुझे फौरी तौर पर बम्बई जाना पड़ रहा है। अगर कोई भी मेरे मुताल्लिक पूछे तो आप उन्हें यही बताइएगा। बसों के अड्डे पर मालूम हुआ कि एक बस अड्डे से अभी निकली है और नहर के पुल के पास सवारियां लेने के लिए खड़ी है। अड्डे से ही मैंने 2 साइकिल रिक्शे लिए, एक पर मैंने सामान रखा और दूसरे पर खुद बैठकर उन्हें पूरी रफ्तार से नहर के पुल की तरफ चलने को कहा। मैंने उन्हें कहा कि मैं दोनों को 50-50 रुपए दूंगा अगर वो बस की रवानगी से पहले मुझे नहर में पहुंचा दें। 50 रुपए उस दौर में बहुत मालियत रखते थे। उनकी लालच में उन्होंने साइकिल रिक्शों को मोटरसाइकिल रिक्शे बना दिया। नहर के पुल पर बस अभी तक खड़ी थी। मैंने टिकट लिया और सीट पर बैठकर ये दुआएं करने लगा कि किसी अनहोनी से पहले ही मैं महफूज मकाम तक पहुंच जाऊं। बस टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाती रवाना हुई और करीबन 5 घंटे के सफर के बाद औरंगाबाद पहुंची। दिल्ली जाने वाली गाड़ी की आमद में करीब 1 घंटा बाकी था। मैंने जानबूझकर मित्रा का टिकट लिया और गाड़ी के इंतजार में एक खाली और अंधेरी जगह पर बैठ गया। गाड़ी सही वक्त पर आ गई और मैंने एक सीट पर कब्जा जमा लिया। इस वक्त मैं बिल्कुल खाली उस जहन था। बस एक ही धुन दिलो और दिमाग का अहाता किए हुए थी कि ये फाइलें जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएं। जूं गाड़ी दिल्ली की तरफ बढ़ती गई मैं नॉर्मल होता गया और कुछ देर बाद ही मैं डेंजर जोन से बाहर आ गया। अगरचे पूरा भारत ही मेरे लिए डेंजर जोन था, लेकिन अहमदनगर से इतनी अहम मालूमात और क्लासिफाइड फाइल्स के साथ खैरियत से निकल आना बिल्कुल सांप के बिल से बखैर आफियत निकल आने के बराबर था। रवानगी के वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और सुबह सादिक का वक्त जब गाड़ी दिल्ली पहुंची, मैंने टैक्सी ली और सीधा लोधी होटल जाकर अपने कमरे में दिन चढ़ते तक सोया रहा। फिर नाश्ता वगैरह करके कैरोनेशन होटल फोन किया और अपने ट्रांसमीटर वाले साथी को शाम के 4 बजे कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। बाकी साथियों की खैरियत इसलिए फोन पर न पूछी कि होटल में वो अजनबियों की सूरत में ठहरे हुए थे। सिर्फ ये पूछा कि सब ठीक हैं और उसने कहा कि हाँ। मुझे अशोक का बार बार ख्याल आता था। अपनी कितनी मजबूरी के बायस उसने इतना खतरा मोल लिया। अगर उसके अफसरान को उसकी इस हरकत का पता चल गया तो उसका क्या हशर होगा। और इस ख्याल के साथ ही सुकूत ढाका, भारतीय फौज और उनका पाकिस्तानी फौजियों के साथ बर्बरियत की इंतहा से भी ज्यादा मजालिम के मनाजिर एक तेज फिल्म की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगे। वो लाखों जख्म जो हमारे दिलों और रूहों पर लग चुके थे, उनमें से सिर्फ एक पर मैंने मरहम रखी थी। हमारी एजेंसी का एक मकूला था कि हम ज़मानाए अमन में जंग करते हैं और जंग के दौरान अपनी की हुई जंग के नताइज देखते हैं, और मैं इस वक्त हालत जंग में था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारे जांबाज सिपाही को अपने मिशन के दौरान अपनी पहली कामयाबी मिल चुकी है। इसके बाद वो कैसे भारतीय अफवाज को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं, इसके लिए आप हमारी कहानी को फॉलो करते रहिए और मुकम्मल कहानी सुनने के लिए आप इसकी पिछली किस्तों को भी मुलाहिजा फरमाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख बटन दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मुसलसल मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।